हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 9th क्लास की जो साइंस है उसको स्टार्ट कर दिया कराना। तो इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। इस चैप्टर के ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो हम डाल चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आज हम उससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे जो कि होने वाला है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसा कि अपने को पता है, अपना टॉपिक होने वाला है न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ को पहले बेसिकली समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है उसको बाद में देखेंगे। तो अगर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो इसको अगर मुझे मूव कराना है, इसकी ये स्टेशनरी रखा हुआ है ना, तो मुझे यहाँ पे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी F। क्लियर। जब फोर्स लगाऊंगा तब जाके ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, यानी मूव करेगा अपनी पोजीशन से, और मूव करेगा तो एक्सेलरेट भी करेगा। अगर मैं इस बॉडी की जगह एक दूसरी बॉडी ले लेता हूँ जिसका मास हम ले लेते हैं 2m, है ना, यानी मैंने मास बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी क्या वो F रहेगी? नहीं। अब मुझे फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। सिंपल सा है कि जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव कराने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, वहीं जब भारी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो सेम कुछ है इसमें भी है, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड लॉ कहता है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज directly proportional to the net force, is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है, अगर मुझे किसी बॉडी को मूव कराना है उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कितना मास हम उस पर, कितना मास है जिसको हम एक्सेलरेट करें, यानी मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट कम रेट से होगा। अगर मुझे देखो, मुझे यहाँ फोर्स बढ़ानी पड़ी, अगर मैं ये सेम फोर्स यहाँ लगाता, मान लेते मास हमने 2m ले लिया और फोर्स F है, यही सेम फोर्स है, तो क्या ये a एक्सेलरेशन से मूव करेगा? नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट भारी होता है, सेम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगा। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं एक अपने पास सिंपल सा, है ना, वो रिक्शे वाले को देखा जो पैडल मार के रिक्शा चलाता, साइकिल रिक्शा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब एक खाली जब रिक्शा होता है तो रिक्शे वाला बहुत आराम से उसको सेम फोर्स से काफी तेज उसको एक्सेलरेट कर पाता है ना, काफी तेजी से चला लेता है। जैसे एक सवारी बैठती है तो उसको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है उसमें, है ना। पहले के कंपेरिजन में फोर्स बढ़ाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका रिक्शे पे मास बढ़ गया है। अगर उस पर 2 सवारी बढ़ जाती है तो रिक्शे वाले को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको मूव कराने के लिए। तो सेम वही है अपना ये सेकंड लॉ। अब इन दोनों को अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये F/m। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला बनेगा ma। तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो एक्सेलरेशन होगा वो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन भी उस ही डायरेक्शन में होगा। तो हमें पहले क्या देखना है, नेट फोर्स, ठीक है। तो F इक्वल्स टू यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला बन गया ma। अब यहाँ पे हम इसको ना ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v माइनस u बाई टी, राइट। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं हम v माइनस u बाई टी, डिपेंड करेगा सिचुएशंस पर, ठीक है। सिचुएशन क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको हम वेरी भी कर सकते हैं, क्लियर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो अब देखिए, यह मास इंटू एक्सेल, मास की होती है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसकी जगह हम यूज करते हैं न्यूटन, जो कि हमने बताया था पीछे। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू होगा न्यूटन, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, ठीक है। अब इसको सेकंड लॉ को यहाँ पे हम देखो, हमने क्या करा है, केस लिया, यहाँ पे इस केस से समझते हैं, यानी एक तरह से ये क्वेश्चन ही है। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है इनिशियली, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एक्सेलरेट मास m है, फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू m में, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, है ना। सेकंड केस,
अब इसमें हम चाहे फोर्स निकाल सकते हैं या एक्सीलरेशन। मैं देखो क्या समझाता हूँ। अब हमने मास तो सेम रखा है ना, मास सेम है, फोर्स बढ़ा दिया। फोर्स कितनी होगी है 2F इक्वल टू हो रहा है m a डैश। मास सेम, हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं इसमें। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फोर्स की वैल्यू देखिए F की वैल्यू कितनी आई है m a। हम बेसिकली देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 2a। मतलब क्या हमने इस क्वेश्चन इस वाले सेकंड पार्ट में क्या करा, फोर्स बढ़ा दी, मास सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बढ़ जाएगा, है ना। मास सेम अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगले केस में हमने क्या करा, मास नई फोर्स क्या अपने पास कि जो F है वो अपने पास मास हो गया m प्लस m 2m, है ना, तो 2m इंटू a डैश, राइट, 2m इंटू a डैश। अब इस फोर्स की वैल्यू अपने पास कितनी है m में, ये इससे कैंसिल, तो a डैश कितना आ गया, इट मींस हमने फोर्स सेम रखी, मास डबल करा, मास को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन कम। सिंपल सा दिख रहा है ना, यहाँ मास बढ़ाया इस केस में मास बढ़ाया तो एक्सेलरेशन कम हो गया, इसमें मास कांस्टेंट रखा, फोर्स बढ़ाई तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। तो इट मींस ऑन इंक्रीजिंग फोर्स एक्सेलरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, और दूसरा कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग मास एक्सेलरेशन विल डिक्रीजेस। सिंपल सा क्या है कि अगर हमने फोर्स को इंक्रीज करेंगे और मास को डिक्रीज करेंगे तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया। चलो अब है हमारे पास 1 न्यूटन को हमें डिफाइन करना है। तो जब भी किसी भी यूनिट को, अब आप 9th क्लास में है तो 9th क्लास में क्या होगा कि यूनिट्स होती है अलग अलग क्वांटिटीज की, तो यूनिट्स को उसके 1 यूनिट से आपको डिफाइन करना है। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या बना है। जैसे यहाँ फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे इसमें मास है तो हम मास को ले लेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट कितनी होती है इसकी 1 kg, और एक्सेलरेशन को ले लेंगे 1 यूनिट, तो हर यूनिट को 1 ले लेंगे और ये सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो F इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि यूनिट जो होती है वो क्या होती है, 1 इंटू 1 क्या बन गया 1, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg। अब इससे डिफाइन करना इजी हो जाएगा। देखिए 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, ये रहा है ना, अमाउंट ऑफ फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg, यानी वो बॉडी जिसका मास 1 kg हो उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर मूव कराना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमें उस पर कितना फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी 1 न्यूटन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब ये कॉन्सेप्ट है अपनी पास जो एनसीईआरटी है ये नहीं, उसमें एक यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखा होगा, उसमें लिखा होगा रेडी टू गो बियॉन्ड, ठीक है, मतलब जो हमारा हमने अभी तक पढ़ा है सेकंड लॉ, वो एक तरह से हमारे पास कंप्लीट फॉर्म नहीं कह सकते क्योंकि हायर क्लासेस में हम एक्सेलरेशन के टर्म में कम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में। तो वहाँ एक छोटा सा बॉक्स आपको बना रखा होगा, उसमें लीनियर मोमेंटम, और फिर हम सेकंड लॉ को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा उससे, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको समझ लेते हैं क्योंकि उस बॉक्स में दे ही रखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P,
ठीक है, होता क्या है वो समझते हैं, सिंपल सा समझते हैं, बहुत बेसिक से मैंने एग्जांपल लिए दो। ये एक ट्रक है और एक ये तरबूज है। ट्रक के सामने ये तरबूज छोटा सा रह गया है ना, दूसरी तरफ ये बुलेट है और ये अपने पास वही तरबूज, सेम साइज के दो तरबूज है। क्लियर। इस ट्रक का मास मान लेते हैं लगभग 10,000 kg, अपने को पता नहीं है, बट इसको हम मूव करा रहे हैं बहुत स्लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, वही इस बुलेट का मास, किसका मास हम बात कर रहे हैं, बुलेट का मास मान लेते हैं 20 ग्राम के आसपास है, 20-30 ग्राम होगा, बट इसकी वेलोसिटी है ना बहुत ज्यादा है, 150-160 मीटर पर सेकंड। अब होगा क्या, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब पहला केस, अगर ट्रक इससे टकराएगा देन इसके ऊपर चढ़ेगा भी ट्रक, है ना, तो इस तरबूज का क्या हाल होगा, तो इस तरबूज का क्या होगा, ये तरबूज पूरा का पूरा फट जाएगा। दूसरा, ये बुलेट इससे टकराएगी तो इस तरबूज का क्या हाल होगा। ठीक है, अब ये कुछ बच्चे कहेंगे कि ये बुलेट जो है इसको क्रॉस करके चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बुलेट जो है जब इससे टकराएगी तो इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। आपने मूवीज में देखा होगा, शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो किसी चीज को जब वो बुलेट हिट करती है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, फाइन। तो इस केस में भी क्या होगा, ये फट जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, तरबूज फट जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का जो रीजन है वो है इसका हैवी मास, और इसके पीछे का जो रीजन है वो है इसकी लार्ज वेलोसिटी। ठीक है, तो यही है मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिकली अगर देखें, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोमेंटम। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। अब होता क्या है, बेसिकली होता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंटम होता है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे जब फोर्स लगा रही है तो उस फोर्स का क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, उससे क्या चीज हो रही है वहां पे, जैसे इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये पूरा फट गया, इसका जूस निकल गया, ये इससे टकराया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसने कितना फोर्स का इंपैक्ट लगाया वो कहलाता है अपना लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या सिंपली ये कह सकते हैं कि जब ये मोशन में थे दोनों, तो इसने मोशन की कितनी क्वांटिटी पोजेस करी हुई थी अपने पास। अब मोशन की क्वांटिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मास पे और दूसरी वेलोसिटी पे। या तो हैवी मास हो या फिर हैवी वेलोसिटी, या दोनों चीज हो सकता है। अगर यही ट्रक को हम तेजी से लेकर आते तब भी ये फट जाता, है ना। रीजन क्या था कि इसके पास दोनों चीज थी, मास भी था और वेलोसिटी भी था। और इसी ट्रक को किसी दीवार से या किसी घर से टकराएंगे तो घर की 2-3 दीवारें तो तोड़ ही देगा वो, है ना। क्यों घर की दीवारें क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि इसके पास मास के साथ साथ वेलोसिटी भी है, अगर ये टॉप स्पीड से टकराएगा। ठीक है, तो यही होता है लीनियर मोमेंटम। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब SI यूनिट की बात करें तो वो होता है, इसकी होती है kg और इसकी होगी मीटर पर kg मीटर पर सेकंड। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये है लीनियर मोमेंटम। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, और दूसरी जो ये नेक्स्ट लाइन है एंड के बाद वो सेम वैसी है जैसे पीछे था, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको मैं समझाता हूं डायग्राम से। ठीक है, तो ये हमने ये एक मास ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और हमने इस पे लगा दी F फोर्स। F फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके हो गए अपने पास, मास तो वही है कांस्टेंट m, वेलोसिटी मान लेते हैं v। अब जो अगली लाइन कह रहा है कि यहां से यहां तक चेंज हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ है, और वो चेंज मोमेंटम में चेंज कैसे हुआ, देखें, इसका इनिशियल मोमेंटम अगर मान लें इसका p1 तो ये होगा mu, इसका मोमेंटम मान लें लीनियर मोमेंटम इसका होगा मास इनटू वेलोसिटी mv, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज हुआ, चेंज की डायरेक्शन क्या है, सेम जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया, तो ये डायरेक्शन है चेंज की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट, है ना, तो चेंज इन लीनियर
अपॉन में टाइम। टाइम क्यों, रेट बोल रहा है, तो रेट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसमें यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कुछ टाइम लिया होगा, तो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एफ। डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर और अपॉन में टाइम। ठीक है, अब फाइनल लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनली क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, ये सॉरी इसको P2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन में T। अब P2 की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लगता है K। P2 की वैल्यू है mv, इसकी होगी mu नीचे T। K की वैल्यू है यहाँ 1। ठीक है, तो F इक्वल्स टू आ गया, मास m कॉमन ले रहा हूं मैं, v माइनस यू बाय, अब v माइनस यू बाय टी क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो बन गया F इक्वल्स टू ma। सेम कॉन्सेप्ट बन गया, बस क्या हम हमारा जो ये लॉ है ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। हायर क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है, पहले जो 9th क्लास थी उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता था। ठीक है, ऐसा यूनिट वही है, सेम सब कुछ है। ठीक है, चलो अब अपने पास है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन समझने हैं तो बेसिकली देखिए अपने पास इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपने पास फॉर्मूला बना है F इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब यहां से आ रहा है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, बॉडी का फिक्स है। ठीक है, और A इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी। इट मीन्स T के इनवर्सली। सिंपल सा है, T बढ़ेगा तो A कम होगा, A कम होगा तो फोर्स कम होगा। अब देखो सिंपल सा है कि टाइम बढ़ाओ और एक्सेलरेशन घटाओ। ठीक है, और एक्सेलरेशन घटाओ तो और फोर्स घटाओ। सिंपल है, मतलब अगर हमें जहां भी हमें फोर्स की वैल्यू कम करनी है, यानी फोर्स कम करनी हो जा, वो हम क्या कर देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, अब टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो यही हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी एप्लीकेशन है हमारा वो इसी फंडे पे है। टाइम बढ़ाओ, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम, फोर्स कम। टाइम कम, उसका उल्टा भी हो जाएगा, टाइम कम एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे कि पहला केस अपने पास कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, आप सबने क्रिकेट खेला होगा। ठीक है, अगर क्रिकेट नहीं खेला तो आपने कोई ना कोई चीज तो कैच करी होगी। जब भी आप कैच करते हैं तो बॉल को आप ऐसे कैच करते टाइम ऐसे हाथों को नीचे लेके आते हैं, ऐसे, या ऐसे भी कैच करते तो ऐसे, सामने से भी बॉल आती है तो ऐसे करके कैच करते हैं। ये ऐसे करते क्यों है, अब देखिए इसका मेन रीजन क्या है। जब आपके पास बॉल यहाँ से आ रही है और आपने ऐसे करा, यहाँ पे टाइमिंग अलग था, यहाँ से यहाँ तक आने में आपने 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम को बढ़ा दिया। टाइम बढ़ाया तो एक्सेलरेशन कम हुआ, एक्सेलरेशन कम हुआ तो फोर्स कम हुआ। अब फोर्स का जो इम्पैक्ट है जो हाथ पे लगेगी तो उससे चोट कम आएगी, इसीलिए हम पीछे लेके जाते हैं। देखो, while catching a fast moving cricket ball, a fielder gradually pulls his hand backwards with the moving ball. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. ठीक है, हम 0 तक कर सकते हैं उसको। Thus, the acceleration of ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. Clear? तो हमने क्या करा, टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाया तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम, तो यानी एक्सेलरेशन कम होते होते 0 तक आ जाएगा और उससे फोर्स भी कम। चलो ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास हाई जंप। जब एथलीट जो होते हैं हाई जंप करते हैं तो हाई जंप करते टाइम नीचे कुशन या सैंड बेड लगाया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे एक गद्दों का क्या लगाया होता है, कुशन लगाया गया होता है। अब उसका रीजन क्या होता है, ये गद्दे लगाने के पीछे का क्या रीजन है मेन। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखो, जब ये जंप करेगा तो ये जो गद्दा होता है ये क्या होता है, नीचे की तरफ पिचक जाता है ना, जिसकी वजह से ऐसे नीचे की तरफ डाउन, जिसकी वजह से टाइम क्या हो जाता है, टाइम
वो हो जाता है डिक्रीज, सॉरी टाइम हो जाता है यहाँ इंक्रीज। यहाँ अगर मान लो डायरेक्ट ये फर्श होता तो ये डायरेक्ट फर्श पे गिरता है, कांटेक्ट इसका है ना। अब इसने क्या करा, ये धीरे धीरे पिचकता है, पिचकता है तो मतलब क्या होता है, फोर्स को अपोज करता है, जिसकी वजह से टाइम इंटरवल इंक्रीज। अब टाइम इंक्रीज तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। एक्सेलरेशन डिक्रीज तो फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज। फोर्स डिक्रीज तो जो लैंड करेगा यानी जो ये एथलीट्स है इसको चोट नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। दिस इज टू इंक्रीजेस द टाइम of the athletes fall to stop after making the jump. This decreases the acceleration and force experienced during landing. क्लियर। सेम इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम किसी हाइट से जंप कर रहे हैं, ठीक है। हाइट से जब जंप कर रहे हैं तो ये अपने पास ये क्या है, यहाँ ये है सैंड, ये पड़ी अपने पास लूज सैंड, ठीक है। सेम हाइट से यहाँ से हम जंप कर रहे हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट फ्लोर है। अब एक बार यहाँ गिर रहे हैं और एक बार हम यहाँ जंप मार रहे हैं, सेम मान लेते हैं, तो अपने को चोट कहाँ ज्यादा लगेगी, सिंपल सी बात है चोट फर्श पे लगेगी, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल क्या है, कम हो जाता है, और यहाँ टाइम इंटरवल धीरे 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 इंक्रीज हो जाता है। अब टाइम जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो सैंड है ये भी तो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से मोशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो फोर्स भी कम। फिर तो जितने भी एप्लीकेशन है वहां में क्या करना, टाइम बढ़ाना है, ठीक है। अगर हमें फोर्स रिड्यूस करनी है तो टाइम बढ़ाना है, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो सिंपल था, हमेशा टाइम बढ़ाओ एक्सेलरेशन कम करो, एक्सेलरेशन कम हुआ तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कि ये सीट बेल्ट, अब ये सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है, और सीट बेल्ट के साथ साथ यहाँ पे ये एयर बैग्स भी होते हैं ना। अब सीट बेल्ट का काम भी सेम होता है, सीट बेल्ट जब आपने लगाई होगी तो वो बहुत धीरे धीरे आगे खींचती है ना। तो क्या होता है, सडनली मान लो अगर ये गाड़ी किसी भी चीज से कोलाइड कर जाती है, टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, सीट बेल्ट क्या होती है, टाइम इंटरवल बढ़ा देती है। देखिए, a seat belt increases the time taken by passenger comes to rest during a collision, ठीक है। और सेम काम करता है यहाँ पे एयर बैग, जब ये एयर बैग फूलता है एकदम से इससे टकराता है तो ये भी टाइम इंटरवल क्या कर देता है, बढ़ा देता है इस स्टीयरिंग से टकराने का। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, बढ़ गया, टाइम इंटरवल बढ़ गया तो एक्सेलरेशन यानी इधर आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसने एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर दिया, और एक्सेलरेशन रिड्यूस करते फोर्स भी रिड्यूस हो गई, और फोर्स रिड्यूस होगी तो जो भी पैसेंजर या जो भी ड्राइवर जो भी इसको राइड कर रहा है उसको चोट कम लगेगी। इसलिए बोला गया सीट बेल्ट लगाने के लिए। पीछे भी सीट बेल्ट वैसे लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे भी सीट बेल्ट दे रखी है, तो उसका भी मेन रीजन है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी टकराएगी इसमें सीट बेल्ट लगी तो यही बचेगा, इसके चोट नहीं लगेगी पीछे वाले की, इसके भी चोट लग जाती है, और इसका भी बहुत मेजर कई एक्सीडेंट जो भी हुए मेजर, उसमें जो पीछे बैठे होते हैं वो उनकी भी डेथ हो गई है, या उनके भी बहुत ज्यादा मेजर जो है इंजरी आ चुकी है। क्यों, जब ये टकराएगा तो ये किससे टकराएगा, आगे वाली सीट से टकराएगा, ठीक है। और जब सीट से टकराता है तो सीट की मोस्टली पोजीशन जो होती है नोज के पास होती है, ये नोज ब्रेक हो जाती है, और एक बार नोज पे चोट आ गई और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अगर सही टाइम पे फर्स्ट एड नहीं मिला या हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो इंसान की एक्सेस ब्लड फ्लो से डेथ हो जाती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है शॉकर्स इन ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स में शॉकर्स, शॉकर्स क्या होते हैं, ये स्प्रिंग्स आपने देखे होंगे, ऐसे मोटे मोटे स्प्रिंग्स लगे होते हैं ऑटोमोबाइल्स में। ये क्यों लगाए जाते हैं, इसका मेन काम होता है जब भी आपका जो भी ऑटोमोबाइल है, चाहे वो बाइक है या गाड़ी है, वो जाती है अनइवन रोड होता है, यानी उबड़ खाबड़ वाला रोड होता है या ब्रेकर होता है, तो उस पर हम धीरे स्पीड करते हैं और फिर ऐसे लेके जब वो लेके जाते हैं तो बाइक आपने देखा होगा वो धीरे धीरे पिचकती है, गाड़ी भी पिचकती है। इसका काम होता है टाइम इंटरवल बढ़ाना, यानी शॉक एब्जॉर्ब करना, इसलिए शॉकर कहते हैं। टाइम इंटरवल बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, एक्सेलरेशन कम होता है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, और जो राइडर है वो बहुत स्मूथली से क्रॉस करके ले जाता है, और उसको चोट नहीं लगती, या लगेगी तो बहुत माइनर चोट लगेगी। अगर उबड़ खाबड़ रोड है, अगर स्पीड कम नहीं करी, इससे दो नुकसान तो है ही अपने, एक तो पहले तो हमारे व्हीकल को नुकसान होगा, ठीक है, उसके कई सारे पार्ट्स उसके ब्रेक हो सकते हैं टकराने की वजह से, और दूसरा कि जो राइड कर रहा है उसकी बैकबोन में भी चोट आ सकती है, ठीक है। तो इसका मेन काम भी क्या है, वही टाइम इंटरवल बढ़ाना, जिससे फोर्स कम हो जाती है। अब आता है अपने पास एग्जांपल 6.4, कह रहा है कि अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबल विद मास ऑफ 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ द बार, द मास ऑफ द बार itself is 10 kg, how much force she applied to keep the barbell steady। क्या कह रहा है ना, ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, वो पीछे वाला डायग्राम जो पीछे क्या था, ये इसका मास है 10 kg,
इसका मास भी है 10 kg और बारबल का खुद का मास भी है 10 kg। तो यहाँ टोटल मास कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 30 हो गया ना इस पूरे पे 10 इसका 10 इसका 10 का 30 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कितना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा बारबल को स्टेडी रखने के लिए। ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ लगाएगी कितना फोर्स, अब ऊपर की तरफ लगाएगी तो यहाँ पे ए जो है, हाँ अब ए कितना होगा, तो उसके लिए हम एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब एफ इक्वल टू हमने एम में पढ़ा है तो इसको यही समझा देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे जब वेट को लिफ्ट कर रहा है तो यहाँ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो क्या होता है, जरा इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये अपने पास अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, इनिशियली जब ऊपर रखा हुआ है ये हमने पकड़ा हुआ है ऐसे, तो रेस्ट पर है और उसको ऐसे छोड़ दिया है तो u की वैल्यू 0। अब ये यहां से इस सरफेस पे आके टकराएगी तो इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई इसके पास v1, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी v2, क्यों आ रही है अभी बताते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी आई है v3 और यहाँ v4। ये जो है ऊपर से जब नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कुछ होगी। जब देखो ऊपर से ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ते हैं, अभी अगर मेरे पास ये पेन में ऐसे छोड़ रहा है, अभी पेन रेस्ट पे, लेकिन नीचे जब टकराता है तो किसी वेलोसिटी से टकराता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे जब आ रहा है ये वेलोसिटी जो है, यानी यहाँ पे जो v4 है वो सबसे ज्यादा है v3 से, और v3 ज्यादा है v2 से, और ये ज्यादा है u से, यानी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट goes on increases। अब इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, as we know increase in velocity is, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी हम एक्सीलरेशन होता है ये तो पता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज होता है वो एक्सीलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन। बट ड्यू टू अर्थ इस एक्सीलरेशन को कहते हैं एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो इसको हम नाम दिया गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस केस में जो a होता है वो रिप्लेस हो जाएगा g। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसका सिंबल होता है g, तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है जो ma होता है वो बन गया mg बस। अब g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लेते हैं अप्रोक्स वैल्यू, बट कभी कभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर दोबारा एक बार, ऊपर से नीचे है तो जी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं दे रखा तो एक्सीलरेशन की जगह देखो क्या होगा, जो ए है वो क्या बन गया यहाँ पे जी, इस कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कितनी फोर्स लगेगी, सिंपल सा फोर्स कितना लगेगा, देखो F इक्वल्स टू mg, m है 30, g है 9.8, पॉइंट हटाया 10, मल्टीप्लाई कर देते 3 8 24 2 27 28 294 न्यूटन यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगी। अगर डायरेक्शन भी मेंशन करना है तो वो किस डायरेक्शन में लगानी पड़ रही है हमें, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर की तरफ से हमें लगानी पड़ रही है फोर्स। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास कह रहा है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन opposing this motion is 50 Newton. Determine the displacement of the block in
2 seconds if Rahul pushes it with a constant force of first case 50 न्यूटन 55 न्यूटन in forward direction। देखिए इसको समझते हैं, पहले बनाते हैं इसको डायग्रामेटिकली, तब जाके एक क्वेश्चन होगा। पहला ठीक है, अब यहाँ पे मास तो अपने को पता है कितना है, m 25 kg, तो m तो अपने को मिल गया 25 kg। चलो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब अगर मैं अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। ये तो हमने पढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी ये मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इसको F से ले लेते हैं। ये कितना दे रखा है, 50 न्यूटन लग रहा है इस पे, ठीक है। और टाइम अपने को दे ही रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए लगाना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमें 2 सेकंड में निकालना। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स F ले लेते हैं इसको, वो है 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अगर 50 न्यूटन लगा रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप देखो अप्लाइड फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। इस केस में ये बॉक्स ले लेते हैं, ये है 25 kg का, यहां लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स हमारा 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस केस में, 50 इस तरफ है और 50 इस तरफ, तो नेट फोर्स हो गया 0। तो नेट अनबैलेंसिंग फोर्स तो 0 हो गया, और फोर्स इक्वल टू होता है हमारा ma। सिंपल सी बात है, जब फोर्स 0 है, मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट पे रहेगा, और स्टेडी स्टेट कह रहा स्टेशनरी पे, रिमेन्स इन स्टेशनरी पोजीशन, यानी जहां रखा था। क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी तब तक ऑब्जेक्ट क्या है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, और यहाँ तो अनबैलेंस फोर्स ही 0 है, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है। अब सेकंड केस कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स कितनी है, 55 न्यूटन, ठीक है। तो F इस पर हो गया, तो इस पर डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये इस तरह मान लेते हैं 55 न्यूटन इधर है, और फ्रिक्शन फोर्स तो अपना 50 न्यूटन दे रखा है, और इसका है 25 kg, राइट। तो F नेट यानी अनबैलेंसिंग फोर्स निकालते हैं इस पे, 55 माइनस 50, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन, तो यानी F नेट है इसके पास, है ना। अब F नेट है तो यहाँ से एक्सीलरेशन भी निकलेगा, क्योंकि F नेट इक्वल टू क्या होगा, ma, और ये है 5, m अपने पास है 25, a निकालना है, तो a बराबर आ गया 5/25, जो कि आ गया 1/5, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, ये आ गया 1/5, और अपने को क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन निकल गया, डिस्प्लेसमेंट देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यूज क्या है 0, क्यों, क्योंकि ये कहाँ रखा था, स्टेशनरी पोजीशन पे था, ग्राउंड पर, साफ साफ बोला गया ये है ऑन ग्राउंड। टाइम अपने पास दे रखा है 2 सेकंड, एक्सेलरेशन आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए 0 × 2 प्लस एक्सेलरेशन आया था 1/5, और ये है 2 × 2, ये इससे कट गया, ये 0 हो गया, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 0.4 मीटर, हो गया ना। चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट, a sport car of mass 1500 kg is moving towards the east and its velocity time graph is shown in figure 6.1. Calculate the force acting on the car during first 0 second to 5 second, 5 second to 10 second and 10 second to, क्या कह रहा है, एक स्पोर्ट कार है जिसका मास है 1500 kg, उसके मोशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस VT ग्राफ से, ठीक है। ये वेलोसिटी है, इधर सिर्फ टाइम है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये डिफरेंट सिचुएशन पे हमें क्या निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है।
ठीक है। अब एक फोर्स इक्वल टू होता है बेसिकली एम है, अपने पास एम है, ए नहीं है, ए निकालना है तो अपने को चाहिए v माइनस यू बाय टी। तो हमें एक एक करके, तो फर्स्ट केस कह रहा है अपने पास कितने टाइम इंटरवल पे निकालना है, 0 सेकेंड टू, अब 0 सेकेंड ये रहा 0 और 5 सेकेंड ये रहा। अब 0 सेकेंड पे u कितना है 0, v कितनी होगी वहां तक जाते जाते 10, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या कहता है v माइनस यू बाय टी। अब रह गया टाइम, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक आते आते हो गया हमारे पास 5 सेकेंड, देखिए ये रहा 5 सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपने पास आ रहा है v 10 माइनस 0 बटे में 5, तो 10 बटे 5 आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालनी है, निकल गई, F इक्वल्स टू एम ए। अब m कितना है अपने पास 1500, a कितना है 2, तो ये आ गया 3000 न्यूटन फोर्स, पहला पार्ट। सेकंड कह रहा है 5 सेकंड टू 10 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड टू, क्लियर। 5 सेकंड बोले तो ये यहां से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके और 10 सेकंड ये रहा इस पॉइंट पे। अब इसमें क्या है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे पता चल रहा है, ये पैरेलल है ना, जो वेलोसिटी है इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है इसलिए वेलोसिटी क्या कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब फोर्स कितनी लग रही हो 0, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स हम 0 नहीं होगी, यानी जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी अनबैलेंस फोर्स लगती है तो जो मोशन होता है वो चेंज हो जाता है ना। फर्स्ट लॉ में यही तो पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब क्या है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब आ रहा अपने पास तीसरा केस, 10 सेकेंड टू 15, 10 से 15, तो 10 से 15 देखो 10 और 15, तो सबसे बड़ा टाइम ही निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 15 माइनस 10, तो ये आ गया अपने पास 5 सेकंड, टाइम मिल गया। अब 10 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी होगी अपने पास इस पर 10, यहां से यहाँ पे आया फाइनल वेलोसिटी होगी 0, तो एक्सीलरेशन हो गया v माइनस यू बाय टी, इट मीन 0 माइनस 10 बाय 5, तो ये आ गया माइनस का 2 मीटर पर, हो गया सिंपल सा, ठीक है। फोर्स निकालनी है इस पे भी, सब पे फोर्स कैलकुलेट करिए, तो एम ए मास 1500, ये माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 3000। माइनस 3000 का मतलब क्या कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है मोशन को, है ना, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, पहले इंक्रीज हो रहा था तो इसलिए पॉजिटिव आया था, ये रहा, फिर कांस्टेंट था तो इसलिए 0, फिर डिक्रीज कर रहा था इसलिए नेगेटिव। चलो नेक्स्ट, अब है हमारे पास पोज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन, जो कि है पेज नंबर 106, ठीक है। क्या कह रहा है, एक टॉय कार है जिसका मास 100 ग्राम है, वो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 0 पॉइंट, तो नेट फोर्स कितनी होगी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाय टी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है 0.5 माइनस 0.5, टाइम चाहे कुछ भी होता है, एक्सीलरेशन हो गया 0, और एक्सीलरेशन अगर 0 तो फोर्स होता है ma, एक्सीलरेशन 0 है, मास अपने पास कुछ भी हो, एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स भी कितनी होगी, फिर से वही फर्स्ट लॉ लग गया ना पे। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो हमेशा फोर्स कितनी होगी, 0 होगी अपनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट masses आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग टू इम्पार्ट identical initial acceleration for which child would require to apply a large force, ठीक है। दो बच्चे हैं जिनका मास कैसा है, डिफरेंट, ठीक है, दोनों का क्या है, डिफरेंट मासेस है, और वो आइडेंटिकल स्विंग्स पे बैठे हुए हैं, ये रहा डिफरेंट, ये आइडेंटिकल स्विंग्स बना लेता हूं यहां से, ये रहा,
ये रहे स्विंग्स, ये झूला होता है ना, ठीक है। आइडेंटिकल स्विंग्स पे है, टू इम्पार्ट आइडेंटिकल इनिशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। फॉर विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स, तो मान लेते हैं एक पे बच्चा बैठा, उसका मास m है और एक पे बैठा है m, यानी जो कैपिटल M है वो स्मॉल m से ज्यादा है। अब एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों केस में। अब देखो F इक्वल्स टू होता है हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला m है। अब a तो क्या है यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि उसने बोला आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, तो F जो है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मास। अब जिसका मास ज्यादा है ना, तो ग्रेटर मास लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि फॉर विच वुड यू रिक्वायर अप्लाई अ लार्जर फोर्स, तो चाइल्ड विद लार्जर मास requires larger force, क्लियर। चलो ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, देखिए यहाँ पे बोला था ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन भी शो कर देते हैं। ईस्ट का मतलब क्या है कि ये तो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि इसकी तो क्या है पॉजिटिव आया है, बट यहाँ पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट, इसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ग्लास आइटम्स पैक्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग अ बबल रैप और हे प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। क्या कह रहा है कि जो ग्लास के आइटम्स, शीशे के जो आइटम्स होते हैं, उनको जब ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो उनको पैक किया जाता है, और पैकिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, बबल रैप्स हो गया या हे होता है भूसा, है ना, सूखी हुई घास, उनको क्यों यूज करते हैं तो आगे देखो। ये जो होता है बबल्स, ये आपने सबने यूज करा होगा, में फोड़े भी होंगे जब, है ना, बड़ा मजा आता है इसको फोड़ने में। क्या होता है ये बबल, क्या कहते हैं, इसका मेन काम होता है टाइम को इंक्रीज करना। जब फोर्स लगती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर रोड से जा रहा है, तो जब इम्पैक्ट होगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब टकराएगा, तो ये टाइम इंटरवल को इंक्रीज करेगा, जिससे कि एक्सीलरेशन डिक्रीज कर जाता है, और एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा तो फोर्स इक्वल्स टू होता है ma, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज करा तो फोर्स भी क्या होगी डिक्रीज, तो जिससे कि टूट फूट नहीं होगी, तो आइटम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होंगे, टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो मेन जब भी ऐसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पे अपने को ये देखना है कि टाइम इंटरवल में क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसका काम होता है टाइम इंटरवल को बढ़ाना। जो चीज डायरेक्ट ऐसे टकरा रही थी वो धीरे से टकराएगी, क्योंकि पहले ये प्रेस होगा और ये क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी पिचकता नहीं है, धीरे धीरे पिचकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये कंप्रेस होगा तो फोर्स क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा सेकंड लॉ खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे थर्ड लॉ को। अगर आपने फर्स्ट लॉ नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको देखना, तब जाके ये समझ में आएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।